बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोप। ठीक है, यूरोप, लोकेशन, पॉलिटिकल डिवीजन एंड फिजिकल फीचर्स। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे यूरोप का लोकेशन और इसका पॉलिटिकल डिवीजन, यानी कि ये इसमें कितना कंट्रीज है और कहाँ कहाँ है और उनका क्या नाम है। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या फिजिकल फीचर्स पाया जाता है। लेकिन चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। तो अगर हम इस कॉन्टिनेंट की यानी कि यूरोप की साइज की अगर हम बात करें तो साइज में ये जो यूरोप है आपका वो है सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो वो सबसे छोटी कॉन्टिनेंट है। उसके अलावा ये जो है आपका सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और यूरोप को कहा जाता है डायनेमिक कॉन्टिनेंट भी। अब इसको यूरोप को डायनेमिक कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप जो है होम ऑफ डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन है, यानी कि जितने भी बड़े बड़े डिस्कवरीज होते हैं या फिर इन्वेंशन होते हैं वो कहां पर होते हैं या फिर कौन करते हैं? यूरोप के लोग करते हैं या फिर यूरोप में ही होती है। इसीलिए यूरोप को डायनेमिक कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उसके अलावा इससे डायनेमिक कॉन्टिनेंट इसलिए भी कहा जाता है कि यूरोप जो है वो सबसे फास्ट यानी कि जो तेजी से डेवलप होने वाली कॉन्टिनेंट है और ये बहुत ही तेजी से डेवलप हो रही है और ये आगे बढ़ रही है बाकी कॉन्टिनेंट के मुकाबले। इसीलिए इस कॉन्टिनेंट को यानी कि यूरोप को डायनेमिक कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो अगर हम इस कॉन्टिनेंट में कंट्रीज की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर 44 कंट्रीज है यूरोप में। 44 कंट्रीज में से जो सबसे बड़ा कंट्री है वो है रशिया। रशिया जो है वो सबसे बड़ा कंट्री है यूरोप का ही नहीं, एक्चुअली रशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। उसके अलावा स्मॉलेस्ट कंट्री की अगर हम बात करें यूरोप में तो वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटी कंट्री है यूरोप में, और ये कंट्री जो है वेटिकन सिटी केवल यूरोप का ही नहीं, ये भी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है। ठीक है, यूरोप जो है पहले एक जायंट सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था और उस कॉन्टिनेंट का नाम था यूरेशिया। और यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया मिलकर एक कॉन्टिनेंट बना था जिसको हम यूरेशिया कहते थे या फिर कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो फिजिकल फीचर्स इस एरिया में पाया जाता है और जो फिजिकल फीचर्स एशिया में पाया जाता है वो काफी डिफरेंट थे। उसके अलावा यहाँ के लोग यानी कि यूरोप के लोग और एशिया के लोग भी काफी डिफरेंट थे, यानी कि वे अलग थे। उनका खान पीन, रहन सहन, कल्चर सब अलग थे। इसीलिए क्या हो गया, इस यूरेशिया कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर दिया गया। इस यूरेशिया को डिवाइड कर दो कॉन्टिनेंट में डिवाइड कर दिया गया, एक है यूरोप और दूसरा एशिया। और बच्चों आज का दिन में यूरोप जो है पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली, कल्चरली या फिर पॉलिटिकली पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करती है। जितने भी कंट्रीज है या फिर कहो कंटिनेंट है दुनिया की, सारे के सारे यूरोप को फॉलो करते हैं, इकोनॉमिकली हो या फिर पॉलिटिकली हो या फिर कल्चरली हो। ठीक है, उसके अलावा आज के दिन में यूरोप जो है पूरी दुनिया को एक नई एरा की ओर ले जा रही है। किस तरह से? साइंटिफिक डिस्कवरीज करके और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन करके ये दुनिया को आगे लेकर जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकेशन और एक्सटेंट, यानी कि यूरोप जो है ग्लोब में कहां पर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूरोप की लोकेशन और इसकी एक्सटेंट की। ठीक है, तो अगर मैं इसका लोकेशन का बात करूं तो यूरोप ग्लोब में आपका, अगर हम इसकी हेमिस्फीयर देखें तो ये आपका इक्वेटर है। तो यूरोप इक्वेटर से पूरी इसके मतलब इक्वेटर के ऊपर पड़ती है, यानी कि ये पूरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ जाती है। ठीक है, यूरोप कहां पर पड़ती है? अगर हम साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये इस तरह से पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ जाती है। ठीक है, तो इसका लोकेशन कहां पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है यानी कि जो हमारा वर्ल्ड है वो 4 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। एक तो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर, तीसरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और चौथा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसे भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर यहां से हम इस प्राइम मेरिडियन को देखें तो ये है हमारा प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, और ये इक्वेटर लैटिट्यूड। तो ये इक्वेटर से ऊपर है यानी कि यूरोप इक्वेटर से ऊपर है, यानी कि इसका मतलब ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये तो हो गया आपका नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर वाला लोकेशन। और अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यूरोप जो है, यूरोप का मैक्सिमम एरिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ जाता है। ठीक है, ये है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये पूरी रीजन जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये पूरी तरह से
वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न को देखें तो यूरोप का जो लोकेशन है वो उसका जो मैक्सिमम एरिया यानी कि यूरोप का जो मैक्सिमम एरिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ जाता है और थोड़ी सी एरिया यानी कि थोड़ी सी एरिया जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ जाता है। तो यहाँ पर इससे हम ये कह सकते हैं कि यूरोप का लोकेशन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है पूरी तरह से, और मैक्सिमम एरिया जो है यानी कि मैक्सिमम लैंड जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, उसके अलावा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी थोड़ी सी पार्ट यूरोप की पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गया लोकेशन। अब हम देखते हैं इसकी एक्सटेंड यानी कि इसका लेटिट्यूडनल एक्सटेंड और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, यानी यूरोप किस लेटिट्यूड से किस लेटिट्यूड तक है और किस लॉन्गिट्यूड से किस लॉन्गिट्यूड तक है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं इस तरह से एक ग्राफ बना लेता हूँ, हालांकि मैप तो ऐसा है नहीं, फिर भी मैं ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए यूरोप है, तो इसका लेटिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करें तो लेटिट्यूड कैसे जाती है आपको पता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वही लेटिट्यूड है, आपको पता है। तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन एक बना लेता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए यहां से ये जो लेटिट्यूड है, जो सबसे पहला लेटिट्यूड, ये है आपका कितना डिग्री, 36 डिग्री नॉर्थ। यानी कि लेटिट्यूडल एक्सटेंड की अगर हम बात करें यूरोप कहां से कहां पर है, तो यह है आपका 36 डिग्री नॉर्थ टू ऊपर ये लास्ट वाली लाइन जो होगी वो कितना डिग्री, 72 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ठीक है, तो 36 डिग्री नॉर्थ से लेकर 72 डिग्री नॉर्थ तक है इसका एक्सटेंड, अगर हम लेटिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करें तो। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करें तो आपका ये है 25 डिग्री वेस्ट, 25 डिग्री वेस्ट, 250 नहीं, 25 डिग्री वेस्ट टू यहां पर आपकी यहां पर आपका 60 डिग्री ईस्ट। तो ये है आपका लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड किसका, यूरोप का। लेटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, 36 डिग्री नॉर्थ से लेकर 72 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड तक। उसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री वेस्ट से लेकर 60 डिग्री ईस्ट तक इसका एक्सटेंड है। ठीक है, अगर आपका इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मैप को रेफर कर सकते हो, मैप में जाकर आप अच्छे से मैप को स्टडी कर सकते हो, आपको ये एग्जैक्ट आपका जो एक्सटेंड है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और बच्चों यहाँ पर प्राइम मेरिडियन जो है, यहां से ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि ग्रीनविच से होते हुए जीएमटी आप कहते हो ना प्राइम मेरिडियन, सो ये प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री का है वो लंदन से होते हुए गुजरती है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एक हिस्सा है इसका, यानी कि यूरोप का एक हिस्सा है। तो और बच्चों यूरोप को पेनिनसुला और पेनिनसुलास भी कहा जाता है, यानी कि पेनिनसुलास का पेनिनसुला। अब इसे ये क्यों कहा जाता है, सबसे पहले मैं आपको पेनिनसुला का कंसेप्ट बता दूं। पेनिनसुला इज अ लैंड मास व्हिच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड, यानी कि ऐसा जमीन का टुकड़ा पीस जिसको 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। मान लीजिए ये एक रीजन है, तो इस साइड से भी पानी से घिरा हुआ है और इस साइड से भी पानी से घिरा हुआ है और इस साइड से भी पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसा जमीन का टुकड़ा या फिर ऐसा जमीन जिसको तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। तो यूरोप को पेनिनसुलास और पेनिनसुला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप खुद एक पेनिनसुला है, क्योंकि आप देख सकते हो मैप में कि यूरोप जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये है आर्कटिक ओशन इस साइड, और इस साइड है आपका अटलांटिक ओशन, और इधर है आपका मेडिटेरेनियन सी, और इस साइड है आपका एशिया। तो आप देख सकते हो ये जो है जो यूरोप है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए एक पेनिनसुला है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी देखिए 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये भी एक पेनिनसुला होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी एक पेनिनसुला है, ये खुद ये भी एक पेनिनसुला है। तो इस तरह से बहुत सारा पेनिनसुला से जुड़कर ये एक यूरोप बना है, और वो खुद एक क्या है, पेनिनसुला है। यानी कि यूरोप जो है बहुत सारे पेनिनसुला देख सकते हो, ये भी एक पेनिनसुला है, ये भी एक पेनिनसुला है, उसके अलावा ये भी एक पेनिनसुला है, ये भी एक पेनिनसुला है, और बहुत सारा पेनिनसुला मिलकर ठीक है यूरोप बना है, और यूरोप खुद एक पेनिनसुला है, इसीलिए इसे पेनिनसुला और पेनिनसुलास कहा जाता है। ठीक है।